वेलकम टू कैमवेदा। आई एम योर टीचर सुशील जैन एंड आई होप कि आपको वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा होगा ना। कुछ बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं, आंसर भी दे रहे हैं क्वेश्चन के। इट मीन्स कि वो काम कर रहे हैं। तो बाकी बच्चे जो देख रहे हैं वो भी स्टार्ट कीजिए वही पढ़ना लिखना। तो कल वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंटरपोलर फोर्सेस और वहाँ पे आपको मैंने 3 या 4 फोर्सेस आपको बता दिए थे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है और आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, सॉरी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है और लंडन फोर्स क्या होते हैं या डिस्पर्सन फोर्स क्या होते हैं। ये 4 हमने डिस्कस किए थे, अच्छे से डिस्कस किए थे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वो डाउट्स हैं वो आप मुझसे ले सकते हो। मेरे फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे, कैमवेदा इज द फेसबुक पेज, वहां भेज सकते हो। इसके अलावा कमेंट्स में भी आप डाल सकते हो, वहां भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ बच्चों के, जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं उनको आंसर कर रहा हूँ वहीं पे। तो वहां भी आप मुझसे डाउट्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, तो आज हम नया कोर्स एक ट्राई करते हैं, पढ़ते हैं। बहुत आसान सा है और उसका नाम है, क्या नाम है भैया? उसका नाम है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन बहुत काम की इंटरेक्शन है भाई, बहुत काम की इंटरेक्शन है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। साफ आपको तो स्कूल ही समझ में आ गया होगा तो भाई कि इंटरेक्शन किस किस के बीच में होनी है। इंटरेक्शन आपकी होनी है आयन और डाइपोल के बीच में। नॉर्मल सी बात है। डाइपोल का मतलब क्या आपको बताया था मैंने। जो बच्चे आज ही देख रहे हैं वो पहले इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, जिनके लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस टॉपिक पे आइए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, तो पोलर मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। उसके अलावा आयन को हमें पता ही है। आयन कोई ऐसा पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको बोलते हैं आयन। ठीक है, अब ये फोर्स आपको कहां देखने को मिलता है, जनरली कहां देखने को मिलता है? मैं आपको बड़े एग्जांपल देता हूं। जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl जो पानी में घुल रहा है वो इस इंटरेक्शन की वजह से घुल रहा है। अगर पानी में नमक घुल रहा है तो वो इस इंटरेक्शन की वजह से घुल रहा है। इट मींस कि जब ये इंटरेक्शन होगी तभी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी किसी कंपाउंड की, खासकर आयनिक कंपाउंड की। जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, साल्ट जो होते हैं आपके, वो पानी में या किसी पोलर मॉलिक्यूल के सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व करेंगे जब उसके बीच में इस तरह कोई इंटरेक्शन होने के चांसेस होंगे। अगर ऐसे इंटरेक्शन होने के चांसेस नहीं है तो उस केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नहीं आती है। तो मैं एग्जांपल आपको दिया था NaCl का। अब इसमें जो आपका ये वाटर है, ये वाटर आपका क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। कैसे पोलर मॉलिक्यूल है? कुछ बच्चों का समझ में नहीं आया था कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं या कैसे पता करते हैं। मैं दोबारा से उनको बता दूं कि पोलर मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। देखिए, ये आपका ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था, ऐसे कुछ होता है। ऑक्सीजन जो होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का, वो दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हाइड्रोजन से और यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो उस वजह से इस पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं तो ये दिखाता है नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं थोड़े थोड़े तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि एटम्स पे चार्ज आ गया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इनको क्या कहेंगे हम? पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। तो जैसे NaCl आपका पानी में जाएगा, NaCl आपका ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। देखिए ये क्या बन गया? आयन बन गया। तो जो ये आपका आयन बनता है, इस आयन की इंटरेक्शन किसके साथ रहेगी? ऑक्सीजन के साथ रहेगी, वाटर के, इस तरह से। और एक के साथ नहीं रहेगी, बहुत सारों के साथ रहेगी। ये आयन की खास बात है भाई कि उसमें हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन हो सकती है आपकी। तो यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। तो जो ये इंटरेक्शन हो रही है हमारी, इस इंटरेक्शन को कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जब तक ये इंटरेक्शन रहेगी तब तक नमक पानी में घुला रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि क्लोरीन को किसको अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। अब क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा? वाटर का जो ये पॉजिटिव पार्ट है ये आपका क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग हो गए, Na को अलग कर दिया और Cl को अलग कर दिया, तो इसलिए नमक क्या है वो पानी में घुल जाता है। तो इस तरह के केसेस में आपकी आयन डाइपोल इंटरेक्शन काम में आती है। तो आई होप कि आपको ये इंटरेक्शन समझ में आई होगी। अब एक खास बात याद रखिएगा भैया, क्यों है रीजन अब इसका आपको शायद ना समझ में आया ज्यादा, बट फिर मैं कोशिश करूंगा बताने की कि कैटायन और डाइपोल के बीच की जो इंटरेक्शन होती है वो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू एनायन और डाइपोल के।
रीजन होता है क्योंकि कैटायन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, साइज स्मॉल, किससे, एज कंपेयर टू एनायन से। तो क्योंकि आपका साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल आपका है, साइज छोटा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल आपका है, ये मॉलिक्यूल आपका बहुत अच्छे से कैटायन के पास पहुंच सकता है। और क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की इंटरेक्शंस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो जितने पास पार्टिकल्स होंगे उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगी। इस वजह से कैटायन और डाइपोल की जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनायन और डाइपोल के। क्लियर? तो इस पॉइंट को आप स्टार बना के या कैसे भी लिख लीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल्स में काम आती है। ओके, तो ये हमारी इंटरेक्शन हो गई, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसको करते हैं साफ और लास्ट इंटरेक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, चलिए। देखिए भाई, जो आपकी लास्ट इंटरेक्शन है ना, लास्ट इंटरेक्शन का नाम क्या था, एच बॉन्डिंग। इसके बारे में ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर है जिसका नाम है 11th में ही, इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। उस चैप्टर के अंदर सभी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहां इसके बारे में ज्यादा डीपली डिस्कस किया जाता है एज कंपेयर टू दिस चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी इतनी जरूरत नहीं है एच बॉन्डिंग की। ओके, बट फिर भी मैं आपको इसमें इतना बता दूंगा कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, एक खास बात समझिए भाई, अगर एच बॉन्डिंग ना होती ना, तो अर्थ पे लाइफ जो है वो शायद ना होती। कितनी बढ़िया बात है कि अगर ये वाली इंटरेक्शन ना होती तो शायद अर्थ पे लाइफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि अर्थ पे लाइफ किसकी वजह से आई थी, वाटर की वजह से। H2 अगर अर्थ पे ना होता तो लाइफ नहीं होती। पानी पीते हैं ना डेली, बिना पानी के क्या कहते हैं, मर जाएंगे। पानी हो तो सब कुछ है, पानी है, जल है तो जीवन है ना। तो वो जल ही जीवन लेके आया, और उस जल में क्या होता है, उस पानी में क्या होता है, उस वाटर में क्या होता है, उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो पानी जो था वो हमें मिलता गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता। और लाइफ होने के लिए पानी का लिक्विड स्टेट में होना जरूरी था, क्योंकि प्लांट्स उसी में पैदा हुए, या जो एक्वेटिक लाइफ थी हमारी वो उसी में पैदा हुई। गैस होती तो ना प्लांट्स पैदा हो पाते, ना एक्वेटिक लाइफ पैदा हो पाती, ना उससे हमारी डेवलपमेंट होती और ना हम इस स्टेज पर पहुंच पाते। इसका मतलब कि एच बॉन्डिंग के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो एच बॉन्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है, बहुत नेसेसरी बॉन्डिंग है। हमारी बॉडी के अंदर भी एच बॉन्डिंग बहुत सी जगह मिलती है, बहुत से ऐसे टिश्यूज होते हैं, बोन्स होती हैं, जहां पर केमिकल्स के बीच में जो है वो एच बॉन्डिंग होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन यहाँ मैं आपको इसके बारे में बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि होती कैसे है। ज्यादा डिस्कशन जो हम इसके बारे में अच्छे से करेंगे वो हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ओके, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए बस क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उन कंपाउंड्स के अंदर जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसके साथ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे बहुत ज्यादा है। ओके, और दूसरी खास बात की साइज क्या है उस एटम का, स्मॉल है। मैं क्या कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, जैसे वाटर बताया मैंने आपको, ठीक है ना। उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड होना चाहिए किसी ऐसे एटम के साथ जिसका साइज बहुत छोटा है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो तीन ही ऐसे एटम हैं जो इस क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं। तो हाइड्रोजन उन तीनों एटम में से किसी को भी फोन मिला सकता है। क्या कर सकता है, हाइड्रोजन उन तीनों एटम्स में से किसी के पास भी फोन मिला सकता है। फोन 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 मिला सकता है, आ गया ना फोन। तो फोन में F क्या है, F है फ्लोरीन, F क्या है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, O ऑक्सीजन, और N क्या है, नाइट्रोजन। ऐसे याद रहेगा ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में होगी जिसमें हाइड्रोजन ने फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, पहले से मॉलिक्यूल बना रखा होगा पूरा। और उस केसेस में चांसेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के। कैसे होते बताऊंगा अभी मैं आपको। याद रखिए हो गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हाइड्रोजन ऐसे मॉलिक्यूल्स ढूंढेगा जिसमें फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और हाइड्रोजन उनके साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इट इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और ये आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपको इससे समझ में आ जाएगा। अगर आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखी है मेरे पिछले वाली वीडियो में, तो वहां से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे, अब देखिए उसको। देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है H और F। तो देखिए ये एक आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। क्या है? एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल मान लिया हमने। और मैंने अभी कहा था कि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी हाइड्रोजन का जो लालच है इलेक्ट्रॉन खींचने का वो बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो होता क्या है कि इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? डाइपोल बन गया, एक डाइपोल बन गया। अब होता क्या है, ऐसे ही एक और HF आएगा, उसके पास भी ऐसे ही एक मॉलिक्यूल होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जो ये इंटरेक्शन हुई बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हुई, चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोल देते हैं। तो ये एक तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, कोई बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, ये सिर्फ एक तरह की इंटरेक्शन। नाम जरूर बॉन्ड आता है लेकिन ये कोई इंटरेक्ट बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक तरह की इंटरेक्शन है। ओके, तो इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे हम? इस इंटरेक्शन को ही हम H बॉन्डिंग कहेंगे। बात क्लियर हो गई? इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे? इसी बॉन्डिंग को हम H बॉन्डिंग कहते हैं। कंडीशन समझ में आ गई कि मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से? जो फोन लगा के पास के, फोन, FON, फोन, और हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल बना होना चाहिए उसका। उस केसेस में क्या चांसेस होते हैं? H बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के 1/10 होती है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। जो स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड की होती है उसकी 1/10 स्ट्रेंथ जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। ठीक है, समझ में आया? एग्जांपल दे दूं एक दो आपको, क्लियर हो गया वो आपको? देखो इसमें भी वही हो रहा है, ये डाइपोल, ये डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल हो गई। देखो वही लिखा था मैंने कि इट इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल। बट देखिए डाइपोल डाइपोल तो किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में हो सकती है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स में हो रही है और खासकर उसमें जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, अब भाई HCl भी नहीं हो सकती। अब HCl भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। ऐसे ही इसमें यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, लेकिन यहां मैं जो ये इंटरेक्शन होगी, इस इंटरेक्शन को मैं H बॉन्डिंग नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि यहां पर क्लोरीन है, फ्लोरीन नहीं है, ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है। अगर यहां फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता तब मैं इस बॉन्ड को क्या बोलता? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलता। अदरवाइज ये आपकी सिंपल डाइपोल डाइपोल, सॉरी मोमेंट लिखा हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई? तो ये फर्क होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल में। डाइपोल डाइपोल तो किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में हो सकती है, लेकिन H बॉन्डिंग होने के लिए इन कंडीशंस का होना जरूरी है। तो इसका मतलब वाटर में हो सकती है ना, वाटर में कितनी होगी? ये रहा हमारे पास वाटर का O, ये दिखा दिया मैंने इसका हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन मैंने यहां दिखा दिया। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, उसका ऑक्सीजन, ये रहा, उसके नेक्स्ट वाले का हाइड्रोजन, और एक ये रहा। तो यहां पर क्या हो सकती है? यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसी बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल क्या आएंगे? पास आएंगे। पास आएंगे तो क्या बनाएगा? लिक्विड बनाएगा। समझ में आई बात? ये क्लियर हो गया? इसी तरह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा, ऐसे ही। भाई एक मैं यहां कर देता हूं और एक H मैंने यहां कर दिया, तो एक यहां से बॉन्डिंग आ जाएगी ना, ऐसे मैंने यहां लिख दिया, तो एक यहां से आ गई, एक यहां से आ गई, ऐसे आ जाएगी ना बॉन्डिंग। समझ में आ गई बॉन्डिंग कैसे होती है? तो इसको क्या बोलते हैं, मैं ऊपर दिखा देता हूं। इसको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ से O, ये H, फिर ये O, फिर ये H, फिर यहाँ से O, ये H, ये O और ये H। तो ये जो बॉन्डिंग होगी वो भी हाइड्रोजन होगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस तरह से बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी। तो ये आपका H बॉन्डिंग हो गई। दो तरह की H बॉन्डिंग होती है, जैसे अमोनिया में हो सकती है, अमोनिया में, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में होती है भाई, HCHO में, ऐसे इसमें भी होती है। देखो ये O है, दूसरे वाले का H ऐसे दिखा दो, ये H, ये C
ये O और ये H, तो जो ये बॉन्डिंग होगी ये भी कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, समझ में आया। बस मैं इतने बता रहा हूं इसके बारे में, ज्यादा नहीं बता रहा, ज्यादा हम इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे। यहाँ मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी कि मॉलिक्यूल्स में किस किस तरह की इंटरेक्शन हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स का कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ओके, चलिए इसको मैं साफ करता हूं। तो ये हो गया हमारा मैजिक से साफ हो गया ना, मैजिक से, मेरे को मैजिक भी आता है, खासकर केमिस्ट्री वालों को बहुत मैजिक आता है। जो केमिस्ट्री के टीचर्स होते हैं ना उनको मैजिक बहुत अच्छा आता है, देखा है। साइंस के टीचरों को मोस्टली सबको मैजिक बहुत अच्छा आता है, फिजिक्स वाले टीचर भी अच्छा मैजिक कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी अच्छे मैजिक कर सकते हैं। देखा कभी मैजिक सर को करते हुए या मैडम को करते हुए? नहीं देखा? अरे देखा है आपने, नहीं देखा? अरे मैं दिखाता हूँ, देखो आप लैब में जाते हो, एक टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब में आप एसिड डालते हो, सबको कलर नहीं होता है, और जैसे उसमें आप लिटमस डालते हो तो कलर बदल जाता है ना। रेड से क्या होता है, लिटमस का कलर ब्लू, ब्लू से रेड, वो मैजिक हो रहा है ना। आप 5 साल के बच्चे को वही चीज दिखाओ, वो क्या मान लेगा, अरे तो मैजिक हो गया, कलर चेंज कर रहे हैं अपने आप, पानी कलर चेंज हो गया। पानी तो नहीं है ना, एसिड है, तो किसी को भी एसिड बेवकूफ बना सकते ना, रिएक्शंस कर करके कलर चेंज कर देंगे या कलर वापस व्हाइट कर देंगे, डिसअपीयर कर देंगे ना। तो केमिस्ट्री वाले बहुत अच्छा मैजिक कर सकते हैं, है ना। आपको मैजिक बनना है तो केमिस्ट्री सीखनी पड़ेगी अच्छे से, तभी आप मैजिक कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करें ना टॉपिक। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं भाई, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेट ऑफ पढ़ रहे हैं मैटर की, दैट इज गैस। तो आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गैसेस के बारे में, गैस। ओके, आप गैस स्टार्ट कर रहे हैं। गैस ही क्यों कर रहे हैं सबसे पहले, बिकॉज गैस जो है भैया, गैस किसी भी मैटर की, किसी भी मैटर में जितनी भी स्टेट्स हमारी हैं उन सभी के अंदर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सबसे सिंपलेस्ट क्यों, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है ना, मान लीजिए आप कितनी ही गैस ले लीजिए, थोड़ी ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, सारी गैस में इसका बिहेवियर यूनिफॉर्म सा रहता है, कोई खास बदलता नहीं है यूनिफॉर्म बिहेवियर इसका। दैट्स व्हाई इसको पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। इस वजह से हम गैस को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, इसमें यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा होता है बिहेवियर, इस वजह से हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, तो रीजन समझ में आ गया कि गैस स्टेट को पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और बिहेवियर इसका मोस्टली यूनिफॉर्म रहता है। सभी गैसेस में अगर आप देखो, केमिकल नेचर को छोड़ दो कि केमिकली वो कैसे रिएक्ट करती हैं कैसे नहीं, वो उन सबको अगर छोड़ दे, उसके बावजूद इन सब में सेम सी प्रॉपर्टी होती है। सभी के सभी बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, सभी के सभी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इक्वली, सभी के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कवर कर सकती हैं, फिक्स नहीं होती है वॉल्यूम किसी की भी, हमने पढ़ा है ना ये सब चीजें कि वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है इसकी। फिर हो गया, तो वो सब बातें हम यहाँ इसमें पढ़ सकते हैं सभी गैसेस के लिए, इसलिए हम गैस को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन गैस को पढ़ने के लिए बेटा, गैस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करने होते हैं जो गैस के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। गैस को पढ़ने के लिए, गैस को स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें गैस की सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उन पैरामीटर्स के बारे में सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो पैरामीटर्स हमारे सारे चैप्टर में काम आएंगे। तो मैं आपको वो पैरामीटर्स पढ़ा रहा हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जो काम आते हैं गैस को स्टडी करने में। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। पैरामीटर्स, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो गैस की सारी इंफॉर्मेशन देने में हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर में मेजर करने हैं। एक तो सबसे पहले हम उसका मास मेजर कर सकते हैं, गैस का मास कितना है। मास नहीं तो चलिए नंबर ऑफ मोल कह देते हैं, क्योंकि मास निकल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल तो अपने आप निकल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल हमें मेजर करने हैं, या गैस पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से गैस मॉलिक्यूल होते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या, गैस की वॉल्यूम हमें पता होनी चाहिए भाई, सबसे जरूरी बात है ये कि गैस कितनी वॉल्यूम कवर करती है, तो वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, तीसरा क्या, टेम्परेचर गैस का, वो भी बदलता रहता है सिचुएशंस के हिसाब से, तो टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए गैस का। अगर हमें कोई कंडीशन पढ़नी है, कोई बिहेवियर गैस का पढ़ना है, तो उसके लिए उसका टेम्परेचर भी हमें पता होना चाहिए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गैस का प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आपके सारे की सारी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चलिए, तो आज हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, देखते हैं कितना टाइम हमारे पास है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, वरना फिर कल वाले में कंप्लीट करके हम नए टॉपिक पे आ जाएंगे। हमें तो डेली आना है, अब
है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज कर देंगे फिर हफ्ते बाद आना है, डेली आ रहा हूँ मैं तो आपके साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो उसको साफ करना पड़ेगा अभी पहले तो। मास कैसे मेजर करोगे किसी चीज का, गैस का मास मेजर करना है, कैसे करोगे? बहुत आसान सी बात है। क्या करना है, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है एक लोहे का, जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, सबसे बड़े एग्जांपल है, आपके घर में गैस सिलेंडर होता है, खाली में वजन ज्यादा होता है कि भरी में वजन ज्यादा होता है? भरी में वजन ज्यादा होता है ना। इसका मतलब अगर मैं भरे हुए में से खाली का वजन माइनस कर दूं, वेट माइनस कर दूं, तो किसका मास आ जाएगा? गैस का मास आ जाएगा। वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। मान लीजिए कि खाली कंटेनर है, इस कंटेनर का वेट जो है वो W1 है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने इस कंटेनर के अंदर गैस जो है वो भर दी, ठीक है। क्या भर दी? गैस भर दी। कौन सी गैस भरे? कौन सी फेवरेट गैस है आपकी? है कोई फेवरेट गैस? नहीं है? मेरी तो है भाई एक फेवरेट गैस। बताऊं कौन सी फेवरेट है? ऑक्सीजन गैस। सांस लेते हैं भाई, वो नहीं होगी तो सांस कैसे लेंगे, है ना। फेवरेट गैस होनी चाहिए ना एक फेवरेट गैस। तो मेरी फेवरेट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ओके, वो आप अपनी मर्जी से कोई गैस बना लीजिए, मेरी तो फेवरेट ऑक्सीजन है। तो मैंने यहाँ पे गैस भर दी। फिर मैंने इसका वेट लिया, तो वेट मुझे कितना मिला? W2 मिला। कितना मिला? W2। तो नॉर्मल सी बात है कि जो वेट है हमारा, अगर हम चेंज हो गया ना वेट, तो चेंज किसकी वजह से हुआ? गैस की वजह से। तो गैस का वेट कितना आ गया, मास कितना आ गया? तो मास ऑफ गैस हमारे पास आया W2 माइनस W1। तो गैस का मास कैसे निकाल सकते हैं? इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जिस कंटेनर में आपने डाला हुआ है उस कंटेनर के एम्प्टी कंटेनर का वेट, फिर विद गैस उसका वेट, और उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो गैस का मास आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हो गैस के? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? सिंपल सा तरीका तो बताया था हमने, बेसिक कंसेप्ट में सीखा है नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका, कि गिवन मास ऑफ गैस डिवाइड बाय उसका मोलर मास, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं कि मान लीजिए ऑक्सीजन इसमें 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम ऑक्सीजन हुई, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 32। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 20y में 32, है ना। और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालने होते तो ये हम सब सीख के आए भाई, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकालने होते तो क्या होता? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.02 इंटू में 10⁻23 से। तो यहां से क्या मिल जाएंगे आपको? नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे गैस के। तो ये हमारा पहला पैरामीटर था, बहुत आसान सा था। मास हम ग्राम में, किलोग्राम में ले सकते हैं, दोनों में वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट है गैस का। तो ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर हो गया, क्लियर। चलिए, आसान है ना, मजा आया ना। चैप्टर बहुत इजी लगा होगा आपको ये वाला, कि वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा इसमें अभी तक करना ही नहीं है, बस सुनना ही तो है आपको, नोट्स बनाने हैं, है ना। नोट्स नहीं भेजे भाई आपने मेरे को, कहा था किसी बच्चे ने मुझे, इस तरह मैं आपको नोट्स भेजूंगा, भेजे नहीं है, भेजिए भाई, बोला था आपने कि सर कॉपी भेजूंगा दिखाने के लिए। अच्छा चलिए, कोई नहीं। सेकंड आपका है क्या था? सेकंड आपका वॉल्यूम। क्या था? वॉल्यूम। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, देखो वॉल्यूम तो बहुत इजी है। अब गैस का नेचर होता है फैलने का। मान लीजिए मैंने उसको इस कंटेनर रख दिया, इस कंटेनर की वॉल्यूम V1 है, V है, मान लीजिए V1 में नहीं V है। अब मैंने इसके अंदर गैस डाल दी, तो गैस क्या होगी? गैस तो इसके सारे के सारे बॉक्स में फैल जाएगी, यहाँ सारे भर जाएगी ना। इसका मतलब गैस ने कितना स्पेस कवर किया? गैस ने उतना ही स्पेस कवर किया जितना स्पेस कंटेनर का था, यानी जितनी वॉल्यूम कंटेनर की थी। इसका मतलब किसी भी गैस की वॉल्यूम किसके बराबर होती है? किसी भी गैस की वॉल्यूम बराबर होती है वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में उसको रखा गया है उसकी वॉल्यूम के इक्वल होता है, क्लियर। वॉल्यूम की यूनिट क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है, लाइक सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है, डेसीमीटर क्यूब हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है, सॉरी मिलीमीटर नहीं हो सकती, ठीक है, ml हो सकती है, मिलीलीटर, लीटर हो सकती है। तो ये सारी यूनिट्स किसकी होती हैं? वॉल्यूम की होती हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है ना हमारा बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है।
इसका मतलब 1 लीटर में ये 1000 ml भी हो गए। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से आप वॉल्यूम की यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको तो बहुत ईजी लगा होगा कि वॉल्यूम कैसे निकालनी है ना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। हमने दो पैरामीटर्स के बारे में आज सीख लिया। एक तो मास में कैसे निकालते हैं, एक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसके अलावा हमने सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स सीख लिए अच्छे से कि किसमें कौन सा फोर्स काम करेगा वो कैसे चेक करना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत हो गया आज के लिए। कल हम करेंगे टेम्परेचर वाला फैक्टर, बहुत ईजी है वो भी, थर्मोमीटर की हेल्प से यूज कर सकते हैं, मैंने बताया ही, वैसे कुछ खास नहीं इसमें। और नेक्स्ट है प्रेशर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेशर वाला टॉपिक। उसके बाद हम फिर आगे जो टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए करते हैं इतना ही काम खत्म और देते हैं वाणी को आराम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।